एसएससी जेईई सीबीटी 2 10 मिनट 10 सवाल और आज है दिन 4। तो दोस्तों डेली शाम को 5 बजे जो आप लोगों की एसएससी जेईई सीबीटी 2 की क्लासेस हो रही हैं, आई बिलीव आप लोग उसको बहुत एंजॉय कर रहे होगे और बढ़िया तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होगे। तो चलिए आज है दिन 4। इसके पहले की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, इसी चैनल पे पड़ी हुई हैं। आप वीडियो सेक्शन में जाइएगा, आपको इसी थंबनेल के साथ डे 1 डे 2 डे 3 की क्लास मिल जाएगी। आज है डे 4। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस में क्या कमाल होने वाला है। फटाफट से हम लोग टाइम बचाते हुए क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट ऑस्टेनाइट स्टील ओके इज स्टेबल एट, अब ऑस्टेनाइट इन स्टील इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, बिलो यूटेक्टोइड टेम्परेचर, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर या ऑल द टेम्परेचर्स। देखिए गाइस, जब हम ऑस्टेनाइट के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि ये जो टर्म है, जस्ट अ सेकेंड, जो ऑस्टेनाइट है ये आपको क्या देता है? गामा आयरन, राइट। गामा आयरन का स्ट्रक्चर क्या होता है? एफसीसी, है ना। मतलब कि आप लोगों का ये एट डक्टाइल नेचर पे इसको आप लोग देख पाओगे, राइट। दिस इज गामा आयरन, सुना होगा आप लोगों ने इसके बारे में, राइट। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? एफसीसी होता है। और इसके बारे में और बताऊं तो ये थोड़ा सा डक्टाइल नेचर का होता है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जा सकता है वो ये है कि ये स्टेबल किस कंडीशन में होता है। तो देखो, अगर मैं देखूं तो इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर लिखा हुआ है TCR, ये अप्रोक्सीमेटली जो होता है 727 डिग्री सेंटीग्रेड के करीबन होता है, राइट। मतलब अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं तो जस्ट बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर भी ये स्टेबल होता है और जस्ट अबव क्रिटिकल टेम्परेचर भी ये स्टेबल कंडीशन में पाया जा सकता है ऑस्टेनाइट कंडीशन में गामा आयरन पे, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर रूम टेम्परेचर या बिलो, ये यूटेक्टोइड, ये तो आप लोगों का अल्फा की तरफ लेके जा रहा है, तो ये तो आंसर होएगा ही नहीं। द आंसर विल बी अबव क्रिटिकल टेम्परेचर। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी पर ताला लगाइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन इज। अब इस क्वेश्चन को देख करके दिल जरूर खुश होगा कि भाई ऐसे क्वेश्चन में कैसे आंसर लगाया जाए। मतलब ये तो समझने में ही अपने आप में बहुत तिरछी खीर हो रही है, राइट। चलो इसको मैं समझाता हूं आप लोगों को। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है और आप इसका आंसर बहुत इजी तरीके से दे भी पाओगे। गाइज आप लोगों ने देखो यहां पर देखा सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मैं यहां पर ये कोई सर्कल बनाता हूं, इस सर्कल का ये जो सेंटर हो गया, राइट, और ये मान लो ये कोई रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है। इस पे ही इंटरनली ऐसे इनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स आप लोगों का क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझिएगा इसको, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। सेंट्रीपिटल फोर्स। इज इट डन? यस सर, दिस इज एब्सोल्युटली डन। ओके, अब ये इनवर्ड लग रहा है और इसने क्या बोला? इसने बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ पार्टिकल इन द सर्कुलर मोशन। मतलब मोशन सर्कुलर हो रहा है, आप कोई भी मोशन कर सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। हम चलो क्लॉकवाइज मोशन लेते हैं, तो आप लोगों से इस डायरेक्शन पे वर्क डन के बारे में बात कर रहा है जब सर्कुलर मोशन होगा। अच्छा, सर्कुलर मोशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे ही देखोगे, राइट, है ना। टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिलेगी। ये आपको, ये क्या है तुम्हारा? फोर्स। लिख भी लो, है ना, तुम्हें पता होना चाहिए ये क्या है तुम्हारा? फोर्स, राइट। अब ये जो पार्टिकल है सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। तो ये क्या होगा तुम्हारा? डी, डिस्प्लेसमेंट। पूरा ही लिख लो, राइट। चलो, अब यहां पर एक क्वेश्चन जो पूछा है इन्होंने वर्क डन के बारे में पूछा है। मुझे वर्क डन जो पता है वो थर्मोडायनेमिक्स में पी डेल्टा वी पता है, लेकिन अगर मैं नॉर्मली देखूं तो इसका क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, है ना। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट, तो हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? कॉस थीटा। आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा एफडी कॉस थीटा के बारे में, राइट। चलो, अब यहां पे थीटा एंगल क्या है भाई? 90 डिग्री का है थीटा एंगल। अगर मैं देखूं तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? कॉस 90 इज 0। अगर ये cos 90 0 है, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एफ डी कॉस थीटा, अब cos 90 की वैल्यू यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगी? दैट इज एफ डी cos 90, राइट। अब एफ डी cos 90 0 है तो यहां से मुझे आंसर क्या मिलेगा? 0। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 0। खूबसूरती देख रहे हो इस क्वेश्चन की? आधी लाइन के क्वेश्चन ने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स लगाए हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर गलत कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने हैं, इन डेप्थ में समझने हैं, तब जाकर के मजा आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल इज डिराइव्ड फ्रॉम। बहुत ही सिंपल सा है, मतलब अगर इसमें आपको नहीं भी बनता है
तो भी आप इसका आंसर दे सकते हो, और अगर बनता है तो आंसर दोगे ही दोगे। द मोमेंटम टर्म जब भी कभी आएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। पढ़ा है आपने, किसमें पढ़ा है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मो, न्यूटन सेकंड लॉ में। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। देखो इसको भी थोड़ा सा समझ लो, है ना, तुम्हें अच्छा लगेगा जान करके। भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को हम किससे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। सो डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, रेट किससे निकालते हैं? टाइम से निकालते हैं, राइट। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू फोर्स। क्या मैं इसको एफ लिख दूं? क्या मैं इसको एफ लिख दूं? फोर्स, राइट। अच्छा, अब अगर मैं इस डीपी को लिखना चाहूं तो मैं डीटी को इधर लेकर के चला जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? डीपी, राइट। एंड दैट विल बी एफ डीटी, ठीक है। अब अगर मैं टाइम के बारे में देखूं, ये जो टाइम है, तो टाइम कहां से, dt की वैल्यू के बारे में अगर मैं देखूं तो यहां पर टाइम जो होगा मेरा वो t1 से t2 जा रहा होगा, टाइम t1 से t2, राइट। तो अगर मुझे यहां पर चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो क्या मैं इसको t1 से लेकर के t2 तक इंटीग्रेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं बेटा। ये जो टर्म है ना, ये कहलाता है मोमेंटम, और ये जो टर्म तुमने लिखा है ना, ये टर्म, ये कहलाता है तुम्हारा इंपल्स, राइट। और ये है तुम्हारा इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब इसके केस में तो ये सारी चीजें तुम्हारी निकली कहां से? इससे निकली है। ये क्या है? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकंड लॉ, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज रिप्लेस्ड बाय अ हॉलो शाफ्ट ऑफ द सेम मटेरियल एंड लेंथ if both transmit the same torque and have same maximum shear stress then the hollow shaft will be। भाई सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला है कि सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट है, सेम मटेरियल के बने हैं, मतलब कि इसका E और G सब कुछ सेम होने वाला है। फिर इन्होंने बोला कि लेंथ भी सेम है, मतलब L भी सेम है। फिर इन्होंने बोला बोथ ट्रांसमिट द टॉर्क, सेम टॉर्क मतलब T भी सेम हो गया। फिर बोल रहे हैं हैव मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, टाउ मैक्स भी सेम है। तो मतलब ऐसा केस जब भी कभी आता है तो उस केस में तुम्हें पता है कि हॉलो और सॉलिड शाफ्ट में से कौन सा हल्का होता है? हॉलो हल्का होता है। द हॉलो शाफ्ट विल बी वेइंगलेस। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है इफ द पॉइजनस रेशियो ऑफ अ मटेरियल इज 0.5 देन द मटेरियल विल बी। गाइस देखिए, आप लोगों में से हर किसी को ये वाली बात बहुत अच्छे से पता है कि जब मैं बात करता हूं म्यू और 1/m और पॉइजनस रेशियो की, इसकी वैल्यू 0.5 कब होगी? जब आप लोगों का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो? 0, राइट। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू 0 होती है, तब जाकर के जो म्यू की वैल्यू है 0.5 आती है। ये वाली बात आपको पता है ना? कैसे निकलता है ये भी देखो। जब मैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम की बात करता हूं तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1 - 2 म्यू अपॉन ई, राइट, मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एक्स प्लस ऑफ सिग्मा वाई प्लस ऑफ सिग्मा जेड। अब इधर दिस पोर्शन शुड बी 0, क्योंकि इसको तो मैंने 0 किया है ना, राइट। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 है तो या तो ये पूरा पोर्शन 0 होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, या फिर 1 - 2 म्यू अपॉन ई 0 होगा, राइट। अगर तुम इसको 0 करते हो तो 1 - 2 म्यू अपॉन ई की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। तो अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू निकालूं तो ई भी इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, और इस केस में जो तुम्हारा म्यू आता है, म्यू कितना आता है? 0.5। अब यहां से मुझे क्या चीज समझ में आ रही है कि भैया अगर मुझे म्यू 0.5 चाहिए, मतलब डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब यहां पे वी 0 नहीं हो सकता, चेंज इन वॉल्यूम 0 हो सकता है। चेंज इन वॉल्यूम कहने का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा मटेरियल जिसका वॉल्यूम चेंज ना हो रहा हो, है ना, तो वैसा वॉल्यूम क्या कहलाता है? इनकंप्रेसिबल, राइट। मतलब वैसा मटेरियल इनकंप्रेसिबल होता है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है दैट विच प्रोसेस गिव्स द मैक्सिमम वर्क आउटपुट फॉर अ गिवन चेंज इन स्टेट। अब भाई साहब इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम वर्क आउटपुट चाहिए। मैक्सिमम वर्क आउटपुट मतलब 0 लॉसेस और मिनिमम लॉसेस, राइट, मिनिमम लॉसेस। अब लॉसेस किस टर्म में होता है भैया? हीट के टर्म में लॉसेस होते हैं। अब यहां पर आपसे क्या बोला है? मैक्सिमम वर्क आउटपुट मतलब 0 लॉसेस और मिनिमम लॉसेस। मिनिमम लॉसेस किस में पॉसिबल है? इरिवर्सिबल में कभी नहीं, रिवर्सिबल में एब्सोल्युटली, इरिवर्सिबल कभी नहीं, पॉलीट्रॉपिक कभी नहीं। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा फॉर एन आइडियल गैस विच प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। क्या बात है, टेम्परेचर के ऊपर देखो, प्रेशर भी डिपेंड करता है, एंथैल्पी भी करता है, वॉल्यूम भी करता है और डेंसिटी भी करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे डेंसिटी मटेरियल की चेंज होगी, टेम्परेचर घटाओ बढ़ाओगे वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर घटाओ बढ़ाओगे एंथैल्पी चेंज होगी, टेम्परेचर घटाओ बढ़ाओगे प्रेशर चेंज होगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस में विच प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कौन सी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है? आइडियल गैस इक्वेशन आप लोगों को पता है, पी वी इक्वल्स टू एन इंटू आर इंटू टी, राइट।
अब अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं तो यहां पर आप लोग क्या देख रहे हो, पीवी देख रहे हो, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन आर, ये वैल्यू कांस्टेंट है तभी तो ये टी आ रहा है, राइट। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो इससे तुम कैसे वैल्यूज निकालोगे सो दैट तुम्हारा आंसर आ सके। तो गाइज अगर मैं सिर्फ प्रेशर की बात करता हूं तो आंसर गलत होगा, सिर्फ वॉल्यूम की बात करूंगा तो आंसर गलत होगा, डेंसिटी होगा नहीं, तो बचा क्या, एंथैल्पी। एंथैल्पी इज द टोटल हीट कैपेसिटी, टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर इस चीज को समझना, जब हम एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, U प्लस पीवी होता है, राइट, समझ आ रहा है। और जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होती है, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, भाई सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा हुआ है। और यहां पे जो पीवी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं ये भी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। क्यों, क्योंकि एनआर तो कांस्टेंट है ना, राइट, इसलिए पीवी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो एंथैल्पी U प्लस पीवी विल आल्सो बी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो आइडियल गैस के केस में एंथैल्पी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर इंक्रीजेस इफ। अब देखो गाइस यहां पर इवेपोरेटर, कंडेंसर, टेम्परेचर के बेसिस में दे रहा है। यहां पर एक चीज देखना, अगर मैं सीओपी के बारे में बात करूं और रेफ्रिजरेटर की सीओपी है तो क्या होगी, टी लोअर डिवाइडेड बाई टी हायर माइनस ऑफ टी लोअर। अब मुझे क्या करना है, सीओपी इंक्रीज करनी है। अगर मुझे सीओपी इंक्रीज करनी, मेरे पास दो केसेस बनते हैं, या तो मैं टी लोअर की वैल्यू को बढ़ाऊं तभी सीओपी बढ़ेगी, या फिर मैं ये जो टी हायर माइनस टी लोअर है इसको डिक्रीज करूं तब मेरी सीओपी बढ़ेगी, ये वाला पॉइंट है। अब यहां पे कह रहा है इवेपोरेटर टेम्परेचर डिक्रीजेस, अगर मैं टी लोअर इज इवेपोरेटर टेम्परेचर, अगर टी लोअर को डिक्रीज करूंगा तो सीओपी डिक्रीज होगी, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। कह रहे कंडेंसर टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर मैं टी हायर को इंक्रीज करूंगा तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। कह रहे टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीजेस, देखो टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस LMTD इज यूज्ड बिकॉज। गाइस देखो लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस LMTD किस में यूज किया जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा, हीट एक्सचेंजर में यूज किया जाता है, राइट। अब हीट एक्सचेंजर में भी एक पॉइंट आता है कि लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस निकालें तो क्यों निकालें, ये निकाला जाता है जब बहुत ज्यादा लेंथ होती है हमारे पास, है ना, मतलब हमारे पास थोड़ा लंबी दूरी है और इस दूरी पे हमें हीट एक्सचेंज करना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके फ्रिज के पीछे कॉइल लगी होती है, देखा होगा आप लोगों ने शायद, और वो जो कॉइल होती है वो बहुत सारी ऐसे बिल्कुल गसी होती है, राइट, मतलब भयंकर तरीके से भरी हुई होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधी एक कॉइल है, ऐसे घुमावदार लगी होगी, फिर ऐसे 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 होगी, फिर ऐसे 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 होगी। जो फ्रिज के पीछे पहले आजकल जो फ्रिज आते थे उसमें इस तरीके से कॉइल्स होती थी। वो कॉइल्स क्यों लगाई जाती थी, सो दैट उस कॉइल से जितना ज्यादा मटेरियल ट्रांसफर होगा उतना ज्यादा हीट रिलीज होती रहेगी, यही कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है। वो फ्रिज आज भी है हमारे घर पे, जब कभी हमारा होम टाउन जाना होगा तो हम फोटो खींच के दिखाएंगे, ठीक है। तो गाइज अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो LMTD का जो यूज होता है बेसिकली हीट एक्सचेंज करने के लिए होता है, हीट ट्रांसफर में हम यूज करते हैं। और कब करते हैं, जब यहां पर आप लोगों को टेम्परेचर डिफरेंस या फिर टेम्परेचर में डिफरेंस लाना होता है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, कि जितनी ज्यादा लंबाई होगी इन पाइप की उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी, उतना ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। अब यहां पे कह रहा है टेम्परेचर डिफरेंस वेरीज एक्सपोनेंशियली, गलत है। कह रहे हीट ट्रांसफर रेट इज कांस्टेंट, बिल्कुल गलत है। टेम्परेचर डिफरेंस वेरीज अलोंग द लेंथ, बिल्कुल सही। फ्लो इज टर्बुलेंट, काट दो, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है इन मेटल कटिंग बिल्डअप एज फॉर्मेशन इज प्रमोटेड बाय। गाइस देखो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बताता हूं, बिल्डअप एज हर किसी के लिए दुश्मन है, सिर्फ एक चीज के लिए बहुत अच्छा, और वो है हमारा टूल। क्या होता है जब हमारा टूल कटिंग कर रहा होता है तो मेटल के साथ वो फ्रिक्शन जनरेट करता है, और वो फ्रिक्शन इतना ज्यादा हीट जनरेट करती है, इतनी ज्यादा हीट जनरेट करती है कि यहां पर ये जो आपको टूल दिखाई दे रहा है ना, इस टूल के साथ वर्क पीस का मेटल, मार्क माय वर्ड्स, वर्क पीस का मेटल क्या होता है, चिपक जाता है। अब चिपकने के बाद ये क्या होता है, इसकी शार्प एज खत्म हो जाती है। अब जब शार्प एज खत्म हुई तो यहां पर ये बिल्डअप एज बन जाता है, और ये बिल्डअप एज फिर मटेरियल को काटने लग जाता है। ऑल्दो सब कुछ खराब होता है बिल्डअप एज से, पावर भी ज्यादा लगती है, सरफेस फिनिश भी खराब है, सब खराब है, लेकिन फिर भी बिल्डअप एज आप लोगों की दिखती है, ठीक है, टूल के लिए अच्छी है। तो ये बिल्डअप एज बनती कब होगी, जब बहुत ज्यादा तेज स्पीड में चीजें चल रही हैं, जब फिर आराम आराम से चल रही हैं ताकि हीट और ज्यादा रिलीज हो सके। जब बहुत आराम आराम से चीजें चलती हैं, डक्टाइल मटेरियल पे चीजें चलती हैं, स्लो स्पीड पे होती है, तभी यहां पर हीट जनरेशन ज्यादा होती है और हीट एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, इसकी वजह से,
यहां पर बिल्डअप एज बनती है। ऑप्शन देख लेते हैं, हाई कटिंग स्पीड पहले काट दो, कह रहा है लो कटिंग स्पीड, एब्सोल्युटली करेक्ट, शार्प टूल काट दो, हाई रेक एंगल काट दो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। आई बिलीव आप लोगों को आज का सेशन भी मजा आया होगा, बढ़िया तरीके से देखा होगा। और गाइज अगर आपको सेशन अच्छे लगते हैं और सारी चीजें आपको बढ़िया लगती हैं तो आप लोगों को एग्जाम ऑन एजुकेशन भी डालना चाहिए। यहां पर क्विज होता है, इस क्विज को भी जरूर आप लोग अटेम्प्ट करिए, जरूर फ्री में क्विज मिलता है आपको, आप बढ़िया अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसको अटेम्प्ट भी करिए, बढ़िया तरीके से चलाइए। और गाइज इसके साथ साथ एक चीज और बता देता हूं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट डेली आपको सेशन मिल सके। डेली रात को 8:30 बजे आपकी सीबीटी 1 2026 की तैयारी हो रही है और शाम को 5 बजे आपकी सीबीटी 2 2025 की तैयारी हो रही है एसएससी जेईई सेम एग्जामिनेशन के लिए। तो दोनों सेशंस देखिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखिए और बढ़िया लेवल पे तैयारी करिए। क्विजेस वगैरह के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आप देखिए तो एटलीस्ट एप्लीकेशन, नहीं अच्छा लगे अनइंस्टॉल कर देना, बट एटलीस्ट एक बार चेक तो कर लो कैसा है कैसा नहीं है, क्या मेरे मतलब का है कि नहीं है ना। दूर से देख करके तो पता नहीं चलेगा, तो एटलीस्ट एक बार डाउनलोड करो, चेक करो, इंस्टॉल करो, फिर उसके बाद आप लोग फील करोगे खुद ही कि यस दिस इज समथिंग जो मेरे फोन में होना चाहिए, है ना। चलो इसी के साथ गाइस आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।